हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट किया, और जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो डेफिनेशंस था वो हमने कर लिया। अगर आप बुक बाय चांस खोलोगे तो यूल गेट 27 डेफिनेशंस। कितना डेफिनेशंस मिलेगा आपको? 27 डेफिनेशंस आपको मिलेगा। उसमें से अपन ने 25 डेफिनेशन कर लिया था। भैया दो क्यों नहीं किया था? पूरे पैसे दिए थे आपको तब भी। मर्जी। ठीक है, उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं था इसीलिए। ठीक है, आइए। ये रिकॉर्डिंग क्योंकि सिर्फ आपके लिए हो रहा है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, अभी मेरा मर्जी है। ठीक है, आइए। जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, देर आर सर्टेन जनरल रूल्स। आप लोग जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़े थे, याद है आपको? पढ़े थे ना? उससे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, केवल दो तीन वर्ड्स हैं जो कि आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ा था, वो सेम वर्ड्स यहाँ पे काम आ जाएगा। एग्जाम्पल इनैक्टमेंट पढ़ा था ना, इनैक्टमेंट वर्ड। तो वो सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे भी काम आ जाएंगे, उसके अलावा टट्टी भर भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, आइए। देयर आर सर्टेन सेक्शंस दैट विल बी रीडिंग इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा ट्रिकी है। कुछ सेक्शंस काफी ट्रिकी था। उसको जितना सिंपल हो सके, जितना सॉलिफाई कर सके हम, उसको कर दिया। ठीक है, इफ यू वांट टू जस्ट चेक आउट। ठीक है, तो एक बार आप सेक्शन नंबर 6A में दिखाऊंगा आप लोग को, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सच में मेरे से प्यार आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इन केस आप लोग नफरत भी करते थे मुझे, तो आप लोग को सच में प्यार आ जाएगा। मैं सेक्शन नंबर 6A का एक बार लैंग्वेज दिखाऊंगा आपको, और मैंने क्या बनाया है उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि আদমিটো ঠিকে আছে আৰু বেয়া নহয় আৰু অলপ ফুটগৰ্ছ আছে, परंतु बेया নহয় আৰু, है ना। सेक्शन नंबर 5 से पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। आपने एक वर्ड सुना है कमेंसमेंट, राइट? तो वही टॉपिक इसके ऊपर है। फर्स्ट सेक्शन नंबर 5 है द कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट। कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट का दूसरा वर्ड क्या है? कमेंसमेंट। कब से कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो है, पर्टिकुलर पार्ट जो है, वो कमिंग इनटू फोर्स हुआ, कब से वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, आपके जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया हुआ है कि सेंट्रल एक्ट जो है, जब कोई स्पेसिफिकली पर्टिकुलर डेट में मेंशन नहीं रहता है, देन इन दैट केस जब उसे एसेंट मिलता है फ्रॉम द जीजीसी, याद है आपको जीजीसी? डोमिनियन पार्ट वाला पार्ट में, या उसके पहले वाले पार्ट में, या फिर प्रेसिडेंट से, उस वक्त से इट कम्स इनटू इनैक्टमेंट। ये आपको लिखा हुआ है। बट अगर आपको ट्रू सेंस में मैं बोलूं आपको, तो इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। सबसे पहला प्रायोरिटी जो होता है, सबसे पहला प्रायोरिटी इज गिवन टू सेक्शन नंबर 1 या फिर नोटिफिकेशन को। सेक्शन नंबर 1 याद है आपको? हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 2013 का। सेक्शन नंबर 1 में क्या था? टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। इट द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 1 तुरंत एप्लीकेबल हो गया था, बाकी सेक्शन धीरे धीरे एप्लीकेबल हुआ था, याद है? तो सेक्शन नंबर 1 में जो डेट लिखा हुआ रहेगा ना, दैट विल बी द डेट व्हेन द सेक्शंस कम्स इनटू द ऑपरेशन ऑफ द इनैक्टमेंट। या फिर कभी कभी कुछ नोटिफिकेशंस भी पास होता है, जैसे आगे लिखा हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको? देखो तो यहाँ पे एक बार कंपनीज एक्ट वाला एग्जांपल जो मैंने आपको कहा, सब रीडिंग कराऊंगा, आराम से, टेंशन मत करो। दूसरा क्या लिखा हुआ है? सेबी। ठीक है, सेबी के कुछ ना, आपको पढ़ा नहीं होगा, रेगुलेशंस, सेबी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं। वहां पे ना नोटिफिकेशन पास किया था कि सेट जो रूल है या फिर सेट जो सेक्शन है, वो इस दिन से लागू होगा। तो कब से लागू होगा? वो उसी दिन से लागू होगा। यानी पहला प्रायोरिटी हमेशा ऑन द कमिंग इनटू ऑपरेशन कब किसको दिया जाता है? टू द सेक्शन नंबर 1 को, या फिर नोटिफिकेशन को। अगर इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तब हम लोग देखते हैं कि किस डेट में जीजीसी ने साइन किया था या फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया था इन द केस ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। समझ में आया आपको? क्लियर है? कभी कभी हम लोग जो है ये भी देखा होगा, आपको याद होगा ना, वेयर इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक डेट ऑफ एनफोर्समेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, दैट आल्सो शैल बी टेकन एज द एनफोर्समेंट डेट। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? तो सेक्शन नंबर 1 नोटिफिकेशन, फिर जब इन्होंने साइन किया, या फिर जब वो ऑफिशियल गैजेट में आ गया। समझ में आया आपको? जब ये लोग साइन करते हैं ना, जब ये लोग साइन करते हैं उसके बाद वो ऑफिशियल गैजेट में ही तो आता है। ठीक है, तो अल्टीमेट डेट इन विच इट वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट को ही हम लोग डेट ऑफ इनैक्टमेंट मान लेते हैं। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? ठीक है, इसको चेक करने के लिए कि हमेशा पहला इसको प्रायोरिटी दिया जाता है, आपको दो एग्जांपल्स दिया हुआ है। एक कंपनीज एक्ट का एग्जांपल दिया हुआ और एक सेबी का एग्जांपल दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट में वही लिखा हुआ अबाउट सेक्शन नंबर 1। इसमें जो डेट दिया हुआ है कि सेक्शन नंबर 1 जो है वो कब एप्लीकेबल हो गया, देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन ऑन द official gazette, where if any specific date of enforcement is prescribed in the official gazette, that will be considered as the date of enforcement। एंड सेबी में भी कुछ नोटिफिकेशन पास किया था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये देखो, सेबी वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 14 अगस्त 2015 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। उन्होंने क्या बोला? 14 अगस्त में एक पास किया नोटिफिकेशन कि कब से पास एप्लीकेबल होगा ये?
1 जनवरी, हियर द रेगुलेशन शैल कम इनटू एनफोर्समेंट कब आएगा? 1 जनवरी, rather than the date on which the notification in the official gazette. ऑफिशियल गैजेट से फर्क नहीं पड़ता है कि किस दिन पब्लिश हुआ था। भैया नोटिफिकेशन का डेट क्या लिखा हुआ है? 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा। तो कब से एप्लीकेबल होगा? 1 जनवरी 2016 से एप्लीकेबल होगा। समझ में आया आपको? सेक्शन 1, ठीक है। ऑब्वियसली इट हैज टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, या फिर कोई नोटिफिकेशन पास हुआ, एंड डेट कौन सा देखते हैं आप? द डे एट विच यूजीसी ने साइन किया या फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया। अल्टीमेटली ऑल दिस कॉमनली टेल अस व्हेन इज इट द व्हेन आर द ऑपरेशंस ऑफ द इनेक्टमेंट कमिंग इनटू फोर्स और द डेट ऑफ कमेंसमेंट। इजी, सेक्शन नंबर 5 एकदम एब्सोल्युटली इजी है। एक वापस रीड करो क्या लिखा हुआ है। वेयर any central act has not specifically mentioned a particular date। अगर specific date लिखा हुआ है तो बात अलग है, ये कहां पर लिखा हुआ रहेगा? समझ में आया ना? या फिर समझ में आया आपको? अगर उन्होंने अपना स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है कमेंसमेंट का, चाहे वो सेक्शन नंबर 1 पे हो या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू हो, तब it will come into force, it will be implemented on the day when it receives the assent from the जीजीसी या फिर प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जनरली हम लोग जिस डेट में ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है उसको भी हम लोग क्या मानते हैं? क्या मानते हैं उसको? एज एनफोर्समेंट डेट मानते हैं। समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है। इससे 2 एग्जांपल्स दिया हुआ था। एग्जांपल नंबर 1 वाज अबाउट द कंपनीज एक्ट एंड एग्जांपल नंबर 2 वाज गिवन अबाउट द सेबी एक्ट। मैंने इसमें कुछ ऐसा अनोखा नहीं किया है। दिस एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक ओनली। ठीक है। तो बुक के अलावा कुछ निकाला नहीं है आपका, यहीं से निकाला हुआ बुक से आपने। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ये था पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 5। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? इजी है। डेफिनेटली आज के क्लास के बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जनरली मैं बोलता नहीं हूँ, ये आपको पता ही होगा कि क्लास के बाद में आप लोग पढ़ो। जनरली मैं क्लास के बाद ही बोल देता हूँ आपको क्लास के अंदर ही पढ़ लो। दिस ऑल्सो कैन बी डन, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन इफ यू हैव स्टडीड इन द क्लास, आपसे अगर आपको सच में जनरल क्लॉजेस एक्ट को देखो, 90% स्टूडेंट्स don't even do general clauses or interpretation of statutes and go to the exams। तो पहला बात तो है कि आप वो 10% कैटेगरी में ऑलरेडी फॉल हो रहे हो इफ यू डू इट। ठीक है, फर्स्टली दैट इज अ बिग एडवांटेज। बट वो 10% से भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली 2 to 3% पीपल कैन रिटेन द पार्ट बिफोर देयर एग्जाम्स। उसके लिए आपको, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा 100% डेटा कवर्ड है जनरल क्लॉजेस में इंटरप्रिटेशन में, मैं बोलूंगा ही नहीं ये बात, बट उतना कवर्ड है कि आपके एग्जाम का काम हो जाए। ठीक है, समझ में आया आपको? क्योंकि इतना ही याद नहीं था लोगों से की बात चलेगा, तो आपको खाली रिवाइज करना पड़ेगा आज जाके। तब तो क्या है कि कल वाले क्लास में इफ यू आर एंडिंग जनरल क्लॉजेस देन यू कैन डू इट विथ ईज एंड ब्रीज। समझ में आया आपको? क्लियर है? अम, कल कब रखना है बताओ? कल इज नॉट एन इशू बिकॉज टुडे वाज एन इशू बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ फाउंडेशन एग्जाम्स, बट कल इशू नहीं है, बता दो। 3:30 के पहले खत्म होना चाहिए, 2 बजे। ठीक है, 2 और 2:30 तक रख लेते हैं। ओके, आइए, तुम क्लास यहीं बैठ के करिएगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो कमेंसमेंट वाला तो इजी था, सिंपल था। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 इंटरेस्टिंग सेक्शन है। देखो इफेक्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है? रिपील। रिपील वर्ड आपको मैंने पढ़ाया है, याद है क्या किसी को? क्या था रिपील का मतलब? उखाड़ के फेंक दिए। 2013 आने के बाद में 1956 से क्या हुआ? उखाड़ के फेंक दिए। 1956 जब आया था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? 1930 को क्या किया था आपने? क्या किया था आपने? उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, तो 2013 ने किसको रिपील किया? 1956 को। 1956 ने किसको रिपील किया? 1930। रिपील मींस ऑब्लिटरेशन, वही उखाड़ना। ठीक है, ऑब्लिटरेशन ऑफ द ओल्ड स्टैट्यूट, मतलब ओल्ड लॉ as it never existed। It's like repealing your ex as if it never existed। But there's a sad reality। The sad reality of what? Even if we try to repeat it, sorry, obliterate it from your life, still स्नेहा कुछ कुछ चीजें तो जीवन भर रह जाता है। श्रुति सही है? इतना इंटरेस्ट है देखिए। कोई बात है, अरे मजाक कर रहे हैं, आपको थोड़ी ना बताएंगे, आपको किसी के बारे, किसी को नहीं बताना एक्स के बारे में इसका। ठीक है, आइए
सेक्शन नंबर 6 का बता दो, देखो क्या होता है। रिपील, देखो क्या लिखा हुआ है, रिपील कैन नॉट रिवाइव द अर्लियर लॉ। हाउ प्रैक्टिकल? रिपील कैन नॉट रिवाइव द अर्लियर लॉ विच इज नॉट इन फोर्स। मतलब कि जो पहले था वो पहले का ही रहेगा, पहले वाली बातें वापस आ नहीं सकते। इनफैक्ट आगे वाले एक सेक्शन पढ़ाएंगे, वहां पे पुराना लॉ भी आ सकता है, बताएंगे, बट चलो दिखाएंगे उसमें, ठीक है। बट रिपील कैन नॉट रिवाइव द अर्लियर लॉ विच इज नॉट इन फोर्स। दैट मीन्स अगर 1956 इन एग्जिस्टेंस है तो वो 2013 को सॉरी 1913 को वापस लेकर आ नहीं सकता। बट मैंने आपको कहा था कि रिपील जो है मतलब आपने चेंज कर दिया एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, बट कुछ चीजें तो रह ही जाएगी ना। भले यू फील दैट आई हैव मूव्ड ऑन इन माय लाइफ, वो मेरे लिए कुछ नहीं था, बट कुछ कुछ चीजें तो रह जाती है, ठीक है। रिपील शैल नॉट अफेक्ट, ठीक है, अनलेस अनदर पर्पस एग्जिस्ट, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। अनलेस जब अदर पर्पस है तो बात अलग है, अदरवाइज ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करते। रिपील डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग, रिपील डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग। सर क्या क्या चीज अफेक्ट नहीं करता है? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? प्रायर ऑपरेशंस ऑफ लॉ। पहले का ऑपरेशन मतलब प्रायर इनकॉर्पोरेशंस ऑफ लॉ। अरे भाई 1956 के पहले कौन सा था? 1913। उस वक्त अगर कोई कंपनी बन गया तो 2013 के तब से बोलेगा वापस रजिस्ट्रेशन करिए ना, हम नहीं मानेंगे। दूसरा सरकार के टाइम में बना था, ऐसा है क्या? नहीं, जो पहले का बन गया सो बन गया। हाँ, तो अगर अभी बाई चांस लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो भी कंपनीज पहले का इनकॉर्पोरेशन किया हुआ है उनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकॉर्पोरेशन अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3 मतलब 1 हो गया पहला वाला पॉइंट, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। एनी राइट्स और लाइबिलिटीज इनकर्ड अंडर द ओल्ड लॉ। ओल्ड लॉ के तहत आपके ऊपर कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज था तो वो नया लॉ में भी क्या होगा? चलते रहेगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला है। नंबर 4 क्या लिखा हुआ है देखिए, एनी पनिशमेंट इम्पोज अंडर द ओल्ड लॉ। अब स्नेहा के ऊपर पनिशमेंट था, ठीक है, 5 लाख का पनिशमेंट था, नया लॉ आ गया, स्नेहा खुश। मतलब क्यों खुश है? मतलब रिपील रिपील नेवर एग्जिस्टेड। मतलब देखो सुनो, पेमेंट करना पड़ेगा। भले 1956 जा चुका है, 2013 आ चुका है, पर आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। कोई पनिशमेंट वगैरह है तो वो एप्लीकेबल हो। सी लास्ट पॉइंट, एनी पेंडिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अंडर द ओल्ड लॉ। सेम ही है, कोई अगर पनिशमेंट होगा तो भी कंटिन्यू होगा, कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी है तो भी वो कंटिन्यू होगा। समझ में आया ना? तो इट्स लाइक योर एक्स ओनली ना। कोई पुराने प्रायर ऑपरेशंस अगर आपको कुछ किए हुए हैं, ऑपरेशंस मतलब ऐसा ऑपरेशंस नहीं है, पुराना कुछ कांड किया हुआ है तो वो सब तो एग्जिस्ट करेगा। ये जितना हक और लाइबिलिटी आपका पहले था उतना तो आपका रहता ही है, ठीक है। फिर पनिशमेंट अगर कुछ है तो उसका तो भुगतना अभी भी पड़ता ही है। समझ में आया? सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। श्रुति, यस, अंडरस्टूड? इज इट एब्सोल्युटली फाइन? एब्सोल्युटली ओके? समझ में आया? सेक्शन नंबर 6 क्या है? अफेक्ट ऑफ रिपील। रिपील मतलब होता है कि आपने उखाड़ के अलग कर दिया, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, बट कुछ चीजें हैं जो रिपील होने के बावजूद भी अफेक्ट नहीं करेगा। प्रायर ऑपरेशंस, एनी राइट्स और लाइबिलिटीज, एनी पनिशमेंट्स जो कि इम्पोज था एज पर द अदर लॉ, कोई पेंडिंग इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। चलिए, बहुत मजा आया। क्या आया? बहुत मजा आया। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 6A। इतना ही नोट्स बनाया ना आप, इसीलिए बुक दिखा रहे हैं ना? हाँ, सही पकड़े हो आप। कितना जाना पड़ता, देखा अंदर स्ट्रगल देख रहे हो तुम लोग? इतना अंदर डाल के रखना, जनरल प्रोसेस इंटरप्रिटेशन खुद आईसीआई बोल रहा है, मत पढ़ो। ये सब हमने खत्म कर दिया, देख रहा है क्या? देखना, दिखा था आपको। ये शैल में ये सब आता है क्या आप लोगों को पहले से ही? हाँ, फिर ये डेफिनेशन याद है क्या आपको? कुछ कुछ एक्ट, अफिडेविट, सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद आ रहा है क्या कुछ? अमेजिंग। डॉक्यूमेंट, इनएक्टमेंट, ये देख रहा है, फॉन्ट देख रहा है? फाइनेंशियल ईयर, गुड फेथ नहीं पढ़ा था, एग्जाम में आ जाए तो छोड़ देना। पढ़ाया था गुड फेथ बेशरम। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी याद है ना? यस। इम्प्रिजनमेंट याद है? इंडियन लॉ, मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओथ, ऑफेंस, ऑफिशियल गैजेट, पार्सन, रजिस्टर्ड, शेड्यूल, सेक्शन, सबसेक्शन, स्वेयर, स्वेयर नहीं लिखवाया मैंने, ठीक है। राइटिंग, ईयर इज अ पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा आपको सेक्शन नंबर, क्या पढ़ाया था बेबी? 5। फिर क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 6, ये रहा। रिवाइव एनीथिंग व्हिच इज नॉट एनफोर्स प्रीवियस ऑपरेशंस, एनी राइट्स, पेनल्टीज इन दिख रहा है क्या? इंक्वायरी, यस सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो ना एक बार, सेक्शन नंबर 6 से देखो तो, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट or regulation made after the commencement of this act
repeals any enactment by which the text of any central act or regulations was amended by the express omission, insertion, or substitution of any matter, then unless a different intention appears, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by the enactment so repealed and in the operation at the time of such repeal. मजा आया? इंग्लिश था, ठीक है तो ओके। नाउ सुनो, सेक्शन नंबर 6 से, ठीक है। कोई एक्ट जब बनता है, जब कोई एक्ट बनता है, एग्जांपल से देयर इज अ सेंट्रल एक्ट, ठीक है। अब सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट्स आते हैं या नहीं आते हैं मुझे बताइए। बजट वगैरह पास होता है उसमें अमेंडमेंट्स आता है ना, देन वी कॉल देम एज अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो सेंट्रल एक्ट अगर रहता है उसके अंदर अमेंडमेंट्स आता है तो वी कॉल देम एज अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स हुआ है, राइट, उसमें अमेंडमेंट्स हुआ है। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो, बिफोर द बजट, ठीक है, इट इज नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीजेपी सरकार, इट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांग्रेस सरकार, और द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस वाज 7.5%। कितना परसेंट था आपका? 7.5%। पहले 5% था, उसको कांग्रेस सरकार ने कितना कर दिया? 7.5% बाय द वे ऑफ एन अमेंडमेंट। और बीजेपी सरकार तो और 2 कदम आगे चला गया, बोला कि जितना करना कर दो, बता ही दिया लिमिट, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया और लिमिट क्या कर दिया? बोलो, क्या कर दिया? हटा दिया। इट हैज बिकम व्हाट? एन अमेंडमेंट एक्ट, बराबर। अब उस एक्ट को, अब उस एक्ट को एक दूसरे एक्ट ने, एक दूसरे सेंट्रल एक्ट ने रिपील कर दिया। आई वॉज एन ओल्ड एक्ट, आई गॉट अमेंडेड ऑल्सो, नाउ अ डिफरेंट सेंट्रल एक्ट जो बनाया है उसने मुझे रिपील कर दिया, मतलब मैं क्या हो गया? अब खत्म हो गया। मैं क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो, अब नया एक्ट के बारे में बात करते हैं, समझ में आया ना? सिचुएशन समझ में आ गया? अ न्यू सेंट्रल एक्ट हैज रिपील्ड एन एक्ट व्हिच इज आल्सो अमेंडेड फ्रॉम टाइम एंड नाउ, राइट, अंडरस्टूड। अब मुझे बताइए, अगर वो नया एक्ट दिख रहा है आपको वहां पे, नया एक्ट, अब जो नया एक्ट है उसमें अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस के बारे में स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो क्या करो? बताइए क्या करो? फिर से अमेंड करेगा या जो चल रहा था पहले अमेंडमेंट का उसी को इस्तेमाल कर लेगा? कॉमन सेंस वो बोलता है नहीं बोलता है? अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन इन दैट केस व्हाट यू फील? हम लोग इसी को वापस क्या कर लेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। दिस हैपेंस इन द कंपनीज एक्ट आल्सो। 2013 में अगर किसी चीज के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, जिसका रेफरेंस शायद 1956 में दिया हुआ था, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, इवन ऑफ द फैक्ट दैट 1956 इज व्हाट? रिपील्ड। यही कुछ 6A बताने की कोशिश कर रहा है। इसको मैंने इजी करने की कोशिश किया, आपने देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर अ सेंट्रल एक्ट, वेयर अ सेंट्रल एक्ट रिपील्स अ an amendment act that brought amendments to another central act, यानी कि सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट्स आया था ना आपका, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, देन डिस्पाइट सच रिपील ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, वो अमेंडमेंट एक्ट बेचारा क्या हो गया? रिपील हो गया है। द अमेंडमेंट ब्रॉट बाय इट विल कंटिन्यू टू हैव द इफेक्ट अनलेस डिफरेंट कॉन्ट्रेरी अपीयर्स। समझ में आया आपको? तो अमेंडमेंट एक्ट जो सेंट्रल एक्ट में चेंजेस लेकर आया था, अगर बाई चांस वो भी रिपील ऑफ हो गया है तो उसके जो अमेंडमेंट्स थे वो अफेक्ट करेगा। अगर कोई कॉन्ट्ररी ओपिनियन है, अगर स्पेसिफिकली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस के लिए कुछ क्लॉज ही आ गया तो भैया फॉलो नहीं होगा। अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? जो वो अमेंडमेंट में लिखा हुआ था वही हम लोग क्या कर लेंगे? फॉलो कर लेंगे। इससे सेक्शन नंबर 6A, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है ना, तब ठीक है। समझ में आया आपको 6 से? मैं जिसको 1% डाउट भी था, तो लगता नहीं हमको किसी को था, बट फिर भी बता दिए थोड़ा सा, ठीक है, पहले दिखा दिया 6 से। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? अब सोचो खाली अगर मैं से ये 6 से पढ़ के चला जाता, क्या ही है 6 से में, सो इजी। अमेंडमेंट एक्ट को ऐसे जब उसको वो बोले कहते लिखे, मेरा रूह निकल गया था शरीर से, ठीक है। तो समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? एक बार वापस रीडिंग कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, वेयर अ सेंट्रल एक्ट रिपील्स एन अमेंडमेंट एक्ट, रिपील कर दिया सेंट्रल एक्ट दैट ब्रॉट अमेंडमेंट्स टू अनदर सेंट्रल एक्ट, जो पुराना सेंट्रल एक्ट था उसमें आपने क्या किया, दूसरा सेंट्रल एक्ट जो था उसमें अमेंडमेंट्स आप लेकर आए थे, डिस्पाइट सच रिपीलमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, द अमेंडमेंट ब्रॉट बाय इट विल कंटिन्यू टू हैव द इफेक्ट। समझ में आपको? सेंट्रल एक्ट अगर है भी, उसमें जो अमेंडमेंट्स लाया गया था ना, वो अमेंडमेंट एक्ट को रिपील अगर कर दिया है तो अमेंडमेंट्स का इफेक्ट जो है वो अभी भी रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अमेंडमेंट एक्ट रिपील ऑफ हो चुका है।
ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, 100% है यहाँ तक। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिक कॉन्ट्ररी ओपिनियन अगर आपने दिया है तो बात अलग है। ठीक है, इज इट एब्सोल्युटली फाइन? चलेगा। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 प्रैक्टिकली स्पीकिंग होता नहीं है इंडिया में। ठीक है, इसीलिए इसके लिए मेरे पास कोई एग्जांपल्स भी ऐसा आपके लिए नहीं है। सेक्शन नंबर 7 क्या है आपका? रिवाइवल ऑफ द रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। रिवाइवल ऑफ द व्हाट? रिपील इनैक्टमेंट्स। सर, रिवाइवल ऑफ द रिपील इनैक्टमेंट्स क्या होता है सर? एज द वर्ड सजेस्ट, क्या हम जो कोई ऐसा रिपील एक्ट है, किसी के साथ में तुम्हारा एक्स बन गया है, उसके साथ में वापस रिश्ता में आ सकता है क्या? कोई तुम्हारा एक्स था, तुम्हें रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, ठीक है, फिर वापस से दिल का रिश्ता बनाना है आपको, दिल से दिल का रिश्ता बनाना है, मन हो रहा है, ठीक है, दिल से रिश्ता बनाना है आपको, then in that case are you allowed to do it? The answer is yes sir, you can do it, but पिछला बार का गलती का तो माफ नहीं किया था, माफ कर दिया था आपको। इस बार पहले ही टाइटल ऑफ प्रीएम्बल में बता दीजिए, मतलब मेन अपने दोस्तों को एकदम फ्रंट पेज में बता दीजिए, देखो वहां से रिश्ता में आ रहा है, पहले तुम्हें सजेशन दे दो भाई। समझ में आया? तो यही वाला पॉइंट दिया, बट इंडिया में ऐसा कोई करता नहीं है। इंडिया में क्या करता है पता है क्या आपको? इंस्टेड ऑफ रिवाइविंग द रिपील्ड एक्ट, वो नया एक्ट बना लेता है। इंडियन इंडियन लॉ तो और बोलता है थोड़ा सा प्रो है, तो क्या पुराना को ढूंढता है, नया बना लो, बोलता है बैकवर्ड थिंकिंग थॉट, ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग है, क्या उसको सोच कर, बट गेट अ न्यू वन। समझ में आया आपको? देखो, इफ, क्या सुंदर से लिखा, देखो, इफ न्यू एक्ट, that is a central act of the regulation, wholly or partially revives a what? wholly or partially क्या करेगा? revives a old law or a repealed enactment। ठीक है, उसने क्या कर लिया? wholly या फिर partially revive कर लिया, किसको किसको कर लिया? स्नेहा, एन ओल्ड लॉ को कर दिया। देन सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस शुड क्लियरली स्टेट इट्स पर्पस। क्यों किया है, वापस क्यों लेकर आया उसको अपने दिल पे, उसका पर्पस कहां बताना पड़ेगा आपको? टाइटल या फिर प्रीएम्बल में। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो अगर आप कोई रिपील्ड एक्ट था, अरे भाई रिपील किया मतलब यू वांट टू मूव ओवर इट ना, उसको अगर आप वापस लेकर आ रहे हो तो उसका पर्पस बताना पड़ेगा आपको, कहाँ पे? टाइटल या फिर प्रीएम्बल में। सर टाइटल या फिर प्रीएम्बल क्या था? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, याद आ गया ना? शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, लॉन्ग टाइटल का चचेरा भाई प्रीएम्बल। ठीक है, चलेगा। ये ओ अंडा क्यों आ गया बीच में पता नहीं हमको, बट आ गया। सेक्शन नंबर 8 क्या लिखा हुआ देखो तो? कंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में इंटरप्रिटेशन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। ठीक है, जैसा वर्ड्स लिखा है ना इंग्लिश, भारी। कंस्ट्रक्शन यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रेफरेंस टू द रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। डायरेक्टली एग्जांपल समझाएंगे, नहीं तो आप लोग बेहोश हो जाओगे। नहीं होगा, मजाक कर रहा हूं। देखो, आपने एएमटी सुना है? एएमटी, इनकम टैक्स हो गया था ना? एएमटी आपको लगा कोई लड़का और बोलता सर, हाँ है ना, सुना ना सर, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी का, वो चलो वो नहीं। एएमटी क्या था, याद है क्या किसी को? ऑल्टरनेट मिनिमम, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। एएमटी याद है आपको? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, पढ़ा तो होगा ही। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? एक जो अभी मैं रेफरेंस देने वाला हूँ मैट है, मैट आप लोग पढ़ोगे इन सीए फाइनल, क्योंकि ये कंपनीज के लिए होता है, और कंपनी का टैक्सेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। और इंडिविजुअल के केस में लगता है एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मेरे हिसाब से तो पढ़ा होना चाहिए आपका, इनकम टैक्स में पढ़ा है क्या? ठीक है, नहीं हमारे टाइम में था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी भी एप्लीकेबल है, हमारे टाइम भी था। ठीक है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। देखो मैं समझा था कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है, रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम है ना, अब ये पता है मैट क्यों आया था? टू वेरी फ्रैंक, मैट इसलिए आया था क्योंकि ना रिलायंस टैक्स ही नहीं भर रहा था। धीरू भाई अंबानी जी इतना मस्त टैक्स प्लानिंग करके रखे थे, चोरी नहीं, प्लानिंग करके रखे थे, कि भैया टैक्स ही देना नहीं पड़ रहा था रिलायंस को। देयर वर सो मेनी एक्यूमुलेटेड लॉसेस कि उनको पे ही नहीं करना पड़ रहा था। तो भैया ना चिदम्बरम साहब टेंशन में आ गए, मनमोहन सिंह साहब टेंशन में आ गए। ये तो चिदम्बरम का टाइम का बात है। पी चिदम्बरम सुना है ना, फाइनेंस मिनिस्टर? ठीक है,
आप लोग आधा डायरेक्ट टैक्स उसको इसी वजह से पढ़ोगे, धीरू भाई अंबानी ने ये कर दिया वो कर दिया, उसकी वजह से ये अमेंडमेंट लाया गया। मतलब हर बार यही था, कोई नया आए धीरू भाई अंबानी उसको क्रैक करे। ठीक है, तो रिलायंस टैक्स ही नहीं पे करता था, इसलिए एमएटी आया था, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कि भैया अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टैक्स नहीं बन रहा है तो यू कैलकुलेट विद दिस मेथड। ठीक है, तब आप लोग टैक्स निकालो और फिर टैक्स हमको दो। ठीक है, तो ये मैट निकाला था आपका। ठीक है, और वही इंडिविजुअल केस में इट वाज एएमटी, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ठीक है, सुनो, कोई बात नहीं, अब देख लेना जाके, अब इसको सोच के इतना मतलब नहीं है, इतना गंदा मुंह मत बनाओ। ठीक है, कि बड़ा ही याद करने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है इतना ज्यादा रेलेवेंस में नहीं आएगा आपको, बट इट इज इंपॉर्टेंट इन फाइनल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और मैं तो एज्यूम कर ही रहा हूँ कि आप लोग सीए फाइनल्स में आए रहे हो, तो इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइट्स ऑफ बीइंग पॉजिटिव, तो करना तो पड़ेगा ना, क्या इंटर में रहना है? इंटर में तो शादी भी नहीं होता है। क्या किया बेटा? सी इंटर 3 टाइम्स। ठीक है, बहुत नॉलेज है हमको। तो उसी में देखो, मैट का सेक्शन नंबर इज 115 जेबी। मैट का सेक्शन नंबर क्या है? 115 जेबी। ठीक है, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1916। थैंक यू। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्या बुक प्रॉफिट्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? बुक प्रॉफिट्स। ठीक है, बुक प्रॉफिट्स निकालना पड़ता है, और बुक प्रॉफिट्स के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो बुक प्रॉफिट्स जो है उसमें लिखा हुआ, एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो बुक प्रॉफिट्स एज पर कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बुक प्रॉफिट्स एज पर 1956। बट 1956 क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। इट इज अ रिपील्ड इनेक्टमेंट, इट इज अ रिपील्ड इनेक्टमेंट। बट आप मुझे बताइए, अगर यहां लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 1956, तो क्या आप ये बोलोगे बुक प्रॉफिट तो निकाल नहीं सकता है, 1956 तो रिपील हो गया है, ऐसे बोलेगा क्या? क्या करोगे उसको? इट इज वेरी मच अ कॉमन सेंस कि जब ऐसे लिखा हुआ है, पुराने एक्ट के बारे में रेफर किया हुआ है, इट इज ऑटोमेटिकली डीमिंग इट टू बी अ न्यू लॉ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो रिपील्ड, जो रिपील होके जो नया एक्ट बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजंस री इनेक्टेड। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोविजंस री इनेक्टेड। यानी कि ओल्ड लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपील्ड एनेक्टमेंट। क्या बोलते हैं? रिपील्ड इनेक्टमेंट। अब एग्जाम में लिखोगे ना आप लोग, तो क्या लिखोगे? प्रोविजंस री इनेक्टेड। यानी 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोविजंस री इनेक्टेड। समझ में आया आपको? उसको हम लोग प्यार से न्यू लॉज भी बोल सकते हैं, बट एग्जाम में आप लोग नहीं लिखोगे न्यू लॉज, आप लोग क्या लिखोगे? प्रोविजंस री इनेक्टेड। मतलब कि जहां पे लिखा हुआ है बुक प्रॉफिट्स कंप्यूटेड एज पर कंपनीज एक्ट 1956, दैट ऑटोमेटिकली मींस व्हाट? बुक प्रॉफिट्स कंप्यूटेड एज पर 2013। इस बेसिस में आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर कहां लिखा हुआ 2013। अरे भाई, सेक्शन नंबर 7 में, सेक्शन नंबर 8 में लिखा हुआ है ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब पढ़ो तो पहले, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेफरेंसेस ऑफ रिपीटेड एक्ट। समझ में आया आपको? अब रीडिंग करके देखिए क्या लिखा हुआ है, अब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यस, क्या लिखा हुआ है देखो, where this act or the central act or the regulations made after the commencement of this act repeals or reenacts with, reenact भी कर सकते हो ना, repeal भी कर सकते हो, reenact भी कर सकते हो, right? With or without modification any provision of the former enactment। former enactment कौन सा था आपका? Companies Act 1956। Then reference in any other enactment or any other instrument to the provision so repealed shall, unless a different intention appears, be considered, मतलब interpreted as reference to the provisions so reenacted। provisions so reenacted का मतलब क्या होता है? provisions so reenacted का मतलब क्या होता है आपका? न्यू लॉज। समझ में आया? न्यू लॉज में पुराने लॉज का रेफरेंस लिया जाएगा, अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं दिया गया है तो। ठीक है, मैं वापस रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़ना। वेयर दिस एक्ट is made after the commencement of this act repeals and reenacts, with or without modification any provision। ये नहीं चाहिए, अगर आप बाई चांस नहीं भी लिख पाए एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर इनैक्टमेंट, एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर इनैक्टमेंट। ठीक है, सो रिपील्ड। ठीक है, ये छोड़ दो, एक बार के लिए मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना। ठीक है, एनी प्रोविजन ऑफ द former enactment so repealed shall, unless a different intention appears, be constituted as a reference to the provisions as to be so enacted। Amazing, right? क्या काटे हैं देखा? समझ में आ गया था? अब जो कटा हुआ पार्ट, जो कटा हुआ पार्ट नहीं है वो पढ़ो एक बार अच्छे से।
एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद लैंग्वेज डालता रहना बीच में। अब जैसे एक्ट वर्ड जहां जहां मिलेगा आपको एक्ट लिखोगे, कॉमा सेंट्रल एक्ट कॉमा रेगुलेशंस, तो ये तो कॉमन सेंस वाला बात है ना कि आप ऐड कर लीजिएगा उसको। इट इज एब्सोल्युटली फेन। क्लियर? ओके, वी आर डन विद सेक्शन नंबर 5 6 7 एंड 8। सेक्शन नंबर 9, ये तो वाटर टॉपिक है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। आपको पता है ना, फर्स्ट दिन और लास्ट दिन चूज नहीं करते हम लोग, पढ़े थे, याद करो। कौन सा? 21 डेज क्लियर नोटिस, याद है आपको? 21 डेज क्लियर नोटिस। उसका डिविडेंड बांटना पड़ता है 30 डेज के अंदर, डिविडेंड बांटना पड़ता है आपको। उसमें भी पहला दिन को अपन देखता नहीं है, ठीक है? तो वही वाला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इन एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन इट शैल बी सफिशिएंट। कहाँ लिखा हुआ है ये बात कि पहला दिन नहीं लेना है? कहाँ लिखा? वहां पढ़ा था क्या ऐसे? कहीं लिखा हुआ था क्या जब एक्ट पढ़ा था हमने? तो जो फर्स्ट दिन और लास्ट दिन नहीं लेना है, कहीं लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा था। कहाँ लिखा हुआ है वो? जनरल क्लॉजेस एक्ट में, सेक्शन नंबर 9, commencement and termination of time. In any legislation or regulation, it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days or any other period of time to use the word from. from जब भी आप बोल रहे हो उस दिन को आप लोग क्या करोगे? सिलेक्ट नहीं करोगे। एंड for the purpose of including the last in the series of days or any other period of time to be used to, यानी कि from to को अपन सिलेक्ट को नहीं करे, चाहे वो डे हो चाहे वो डेज हो, अपन को फर्क को नहीं पड़ा है। फ्रॉम वर्ड लिखो रहा है एक्सक्लूड, फ्रॉम एक्सक्लूड, टू एक्सक्लूड। समझ में आया? एग्जाम्पल, if a company declares dividend for its shareholders in its AGM held on the 30th of November 2022. Another provision of the Companies Act 2013, company is required to pay the dividend within 30 days from the date of declaration, that is from the 1st of October to the 30th of October 2022. In this series of 30 days, 30th September will be excluded and 30th day यानी कि 30th October shall also be, sorry, 30th October shall be included। ठीक है? यानी कि इसको हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने? एक्सक्लूड, और लास्ट डे को हमने क्या कर लिया? इंक्लूड। सर क्यों? पता है क्यों किया? पता है क्यों किया? ताकि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना दिखाना था आपको? 30, 1 2 3 4, कितना दिन हो जाएगा आपका? ठीक है? नोट, while calculating the number of days in the series of the dates from to, we shall include the first date and we should include the last date। समझ में आया क्या? सब चीज का समाधान है, तुम टेंशन मत करो। सबका सोल्यूशन लिख के रखे हैं, ताकि अगर इतना नहीं पढ़ने का माने तो इतना पढ़ लो, बस काम हो जाएगा। ठीक है, चलेगा? तो की बात ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है ना? हो जाएगा। इसको पढ़ लो ना प्लीज, सेक्शन नंबर 9 को फटफट पढ़ लो, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं शायद लास्ट वाला में एक्सक्लूड बोला था क्या? नहीं, अगर एक्सक्लूड बोला था तो इंक्लूड होगा, अगर बोला था और नहीं बोला था तो अच्छे का बोला था ना? हाँ बोला था, मैं एक्सक्लूड बोला शायद। मैं चेहरा देख के तो लगा कि कुछ गड़बड़ बोला है क्या, इसलिए हम तो करेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल की जगह ये पढ़ लेना अब तो। बोलो, मस्त तरीके से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अच्छे से डन। सेक्शन नंबर 10, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। अब देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, 10 11 12 13 13 तो आपको पढ़ना ही है, मजा आ जाएगा सुन के।
मतलब मजा आ जाएगा, सीरियसली बता रहा, क्या मजा आएगा ना आपको पढ़ के। और क्या क्राउड आया हुआ है आज, तो मजा ही आ जाएगा पढ़ने के लिए आपको, देखना। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, देखो सिंपल सा बात है, बहुत इजी है। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम इज वेरी वेरी सिंपल सेक्शन। ठीक है, अब जो सेक्शन बचे हुए हैं, बहुत सिंपल सेक्शन है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड करा दिया, कुछ इजी, फिर थोड़ा देर इजी, फिर लास्ट में कॉम्प्लिकेटेड, मजा आएगा। ठीक है, इजी इजी नहीं है हर टाइम। सेक्शन नंबर 10 में देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, सुनो क्या हुआ। मुझे कुछ जमा करना था, मुझे कुछ जमा करना था, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरा ड्यू डेट गिर रहा है ना, वो क्या हो गया पता है क्या, उस दिन कोर्ट वगैरह बंद है रे। उस दिन कोर्ट वगैरह क्या है, बंद है। तो जमा करना था ड्यू डेट के दिन में, बट ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ है, कोर्ट क्या है, बंद है। तो क्या करें, क्या करें, कोर्ट बंद है तो क्या करें। एग्जैक्टली हम लोग तो इंडियन होना है। नेक्स्ट, पहले थोड़ी ना करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, आंसर करेक्ट है आपका, ठीक है। चलेगा, यही है बस, इस पूरा सेक्शन में यही लिखा है देखो। वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और द रेगुलेशन, कोई बच्चा का समझदार है तो समझ में ये दो वर्ड तो हमेशा ही आता है, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। एनी एक्ट और प्रीसीडिंग इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी डन or taken into any court or office on a certain day or within a prescribed period of time, if the court or the office is closed on that day या फिर जो period prescribed, last day of the period prescribed, the act or the proceedings shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day। सीधा सीधी बोल देता, देखो ना क्या लिखा लास्ट में, shall be considered। अब देखो जबरदस्ती लोग कॉम्प्लिकेट कैसे करते, देखो shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day onwards on which the court or office opens। सीधे बोल देता, it would be effective if the following has been done in the next day, like we will consider it to be done। ठीक है, or taken is due if it has been done, और taken आपको दरकार नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दरकार नहीं है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। इसमें केस स्टडी दिया हुआ, खुद पढ़ लेना, कोई काम का नहीं है। ठीक है, मस्त केस स्टडी, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट में कुछ प्रोसीडिंग्स था, कुछ कोर्ट में जमा करना था, वो आप नहीं कर पाए ऑन द प्रिस्क्राइब डेट और ऑन द ड्यू डेट, देन इन दैट केस सिंपल सा बात है, हम लोग अगर नेक्स्ट डे भी कर दे तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इजी। ओके फाइन, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये तो इजी लगा, है ना। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 11, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सुनो, थोड़ा मैथ सीखता है। अगर डिस्टेंस गिनना है, ठीक है, सोचो अगर एक हाइटेड प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, तो हम लोग ये ट्राइंगल बना के निकालते हैं ना, ठीक है, ओके, और फिर हम लोग कैलकुलेट करता है, इसका मेजर डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए, ये वाला पार्ट याद आ रहा है आप लोगों को मैथ्स में, याद आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है इसे। ठीक है, सुनो, अगर कोई चीज हाइटेड में भी है ना, ठीक है, तो भी हम लोग कैलकुलेशन ऐसे नहीं करेगा, हमारी कैलकुलेशन कैसी होगी, स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा हमारा। ठीक है, और मान लेंगे कि ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे। अपन इतना मैथमेटिक्स करेगा ही नहीं। कोई चीज का डिस्टेंस अगर निकालना है, वो ऊपर भी है ना, उसको बोलेगा तुम नीचे आओ, फिर यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेगा आप। समझ में आया आपको, क्लियर है। तो कोई भी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, उसको बोलेगा पहले तो नीचे आओ, फिर यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर, सिंपल। इससे और आसान क्या हो सकता है, लॉ इजी कर दिया आपके लिए, बताओ। वो बोला ही नहीं आपको कि ना ना, इतना मेहनत नहीं करने वाला हम लोग। ठीक है, तो इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस for the purpose of any central act or the regulations made after the commencement of this act, the distance shall, unless a different intention appears, be measured in a straight line on a horizontal plane। on a horizontal plane मतलब वो plane नहीं, horizontal plane मतलब ऊपर से नीचे एक लाइन खींचा और बोला यहाँ से यहाँ तक गिनो। हम ऊपर ऊपर नहीं जाने वाले हैं, समझ में? एटीट्यूड को नीचे लेकर आओ, हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, आता है पक्की बात, डिफिकल्ट लग रहा है कुछ भी? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट, ये बहुत टफ सेक्शन, हालत खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब। ठीक है, क्या लिखा हुआ, ड्यूटी टू बी टेकन ऑन अ प्रो राटा इन एनैक्टमेंट्स, अमेजिंगली टफ पार्ट। क्या लिखा, वापस रीड कर दो, देखो इतना डर गया हूं मैं। ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन एनैक्टमेंट्स। सुनो, आपके वजह से एग्जाम्पल, श्रुति का आदत है बीड़ी पीने का, ठीक है, बीड़ी पीने का आदत है। अब बीड़ी का अलग अलग लेंथ होता होगा मेरे हिसाब से, इतना बीड़ी, इतना बीड़ी, है ना।
ओके, सोचो अगर इतना बीड़ी का जो लेंथ है, यू नो व्हाट इज बीड़ी? हाँ, द लोअर वर्जन ऑफ सिगरेट। सिगरेट लाइक दिस, बीड़ी लाइक दिस। ठीक है, नाउ बीड़ी बनाता है बीड़ी, शी ड्रिंक्स बीड़ी सिटिंग डाउन इन स्क्वाट पोजीशन, ड्रिंकिंग बीड़ी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इतना बीड़ी का जो भी प्राइस होगा उसका एक रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ होगा। ठीक है, एक रेट ऑफ टैक्स दिया होगा ना, कि इतना लेंथ का अगर बीड़ी है तो आपका रेट ऑफ टैक्स इतना है। आपको पता नहीं होगा बट एक्चुअली में ऐसे ही होता है। ठीक है, इसलिए सिगार का रेट्स विल बी हायर। ठीक है, आपको कैसे पता पड़ा है? हम कैसे? अच्छा एक बार बताओ हमको, तो तुम कोशिश किया, अच्छा लगा आपको, बट यूज करने से टैक्स कितना लगेगा कैसे पता चलेगा? पता ही है जी, फंस गई ना, यहाँ पे फंस गई। ठीक है, सुनो, अब अगर इतनी बीड़ी है, कितनी बीड़ी है, इतनी बीड़ी है, तो टैक्स रेट समझ में आ गया, इतना लेंथ के ऊपर इतना टैक्स लगता है। तो अगर वो कंपनी बड़ा बीड़ी बनाता है, सोचते हुए कि इस टाइप का लोग ज्यादा पीता है तो थोड़ा लंबा बनाते हैं, फिर इन दैट केस आप मुझे बताइए उसका चार्ज क्या लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ होली ना। तो अगर लेंथ को बढ़ाया या फिर लेंथ को कम कर दिया, छोटा बीड़ी पॉकेट साइज, कि फटाफट 3 मिनट में खत्म हो गया, ताकि पता ही नहीं चले किसी को, छोटा कर दिया फिर बड़ा कर दिया, तो लेंथ कैसे डिटरमाइन होगा? जो ओरिजिनल था लेंथ, उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसका क्वांटिटी को बढ़ा के डिक्रीज करके रेट को डिटरमाइन कर लेंगे। यही तो करते हैं हम लोग, वही लिखा हुआ प्रोडक्ट है। इजी, इजी मजाक किए टफ बोल के। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर बाय एनी इनैक्टमेंट नाउ इन फोर्स, अभी कोई लॉ इन फोर्स है और हियर आफ्टर टू बी इन फोर्स, होने वाला है, एनी ड्यूटी ऑफ द कस्टम्स और एक्साइज, इसलिए मैंने आपको बीडी बीडी का एग्जांपल दिया। ठीक है, कस्टम्स और एक्साइज, or in the nature thereof is leviable on any given quantity by the weight, measure और value of the good। समझ में आया आपको? वेट मेजर के हिसाब से टैक्स लग रहा है अगर आपका, then like duty is leviable according to the same rate on any greater or lesser quantity, on any greater or lesser quantity। समझ में आया आपको? उसी टाइप का रेट लगेगा किसमें? लेसर और ग्रेटर क्वांटिटी में। समझ में आया? छोटा बीड़ी छोटा वेट, बड़ा बीड़ी बड़ा वेट। समझ में आया? डिपेंडिंग ऑन द वेट विच इज ऑलरेडी एप्लीकेबल ऑन द बीड़ी। पक्की बात बताओ, अगर अन अकेडमी में क्लास होता तो मैं बीड़ी बीड़ी बोलता। क्लियर है? बिल्कुल आता, पक्की बात, श्योर 100%। समझ में आया स्नेहा जी को? स्नेहा जी को थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज शी डज नॉट अंडरस्टैंड बीड़ी। ठीक है, अब जैसे श्रुति लो तो प्रो है, अभी समझा दिया हम लोग। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अरे ये तो भाई साहब गजब है यार, सेक्शन नंबर 13 इज गजब, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके ऊपर खतरनाक क्वेश्चन भी आया, सुनो बता रहा तो मस्त। हर लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस में, सुन लेना एक बार के लिए, आपको बहुत काम आने वाला है। हर लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस में अगर कोई अनलेस कॉन्ट्ररी दिया हुआ है, तो जहां पे भी हम अगर लिखा हुआ ना हीज वर्ड, ठीक है, जहां भी हीज लिखा हुआ है इट इज व्हाट, डीम टू बी व्हाट, हर होली। अगर अनलेस कॉन्ट्ररी लिखा हुआ है तो देखो क्या लिखा हुआ, वर्ड्स यूजिंग द मैस्कुलिन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड व्हाट, फीमेल्स। बट बात सुनो, अगर कहीं पे हर लिखा हुआ है उसके लिए हिम एप्लीकेबल सोनी बताता है, सब बताएगा। अच्छा लगा कि कोई बोला ये बात, हमको अच्छा लगा। देखो सबसे पहले बताया क्या बताया, जो चीज मैस्कुलिनली अवेलेबल है, मतलब हिम के लिए अवेलेबल है, वो हर के लिए भी अवेलेबल रहेगा, मतलब इट विल बी डीम टू बी एप्लीकेबल फॉर हर ऑल्सो। बट व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर हर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हिम। सर क्यों? टैक्स में लिखा हुआ है या फिर कुछ में लिखा हुआ है, मटर्निटी बेनिफिट मिलेगा टू एनी गर्ल, ऐसे, या फिर टू हर लिखा, मटर्निटी बेनिफिट टू हर, मेल को भी चाहिए। मेल का पेट सिर्फ मोटापा से निकल सकता है। समझ में आया आपको? क्लियर है? इसीलिए दिया हुआ, समझ में आ गया पलक, कि कुछ स्पेसिफिक चीज अगर हर लिखा हुआ मतलब वो स्पेसिफिक उनके लिए ही होगा। समझ में आया ना? या फिर बोलो ऐसे लिखेगा, पोस्ट बेबी के लिए 3 मंथ्स का लीव मिलेगा आपको, या 6 मंथ्स का लीव मिलेगा। लड़का लोग को क्यों चाहिए इतना? 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है, उससे ज्यादा क्यों चाहिए? तो वो हर और हिम नहीं होगा। अब सुनो, ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, केस हो गया, केस हो गया, इस मामले में नहीं। आप लोग बोलोगे कि हिम हर के बीच में केस होता तो फिर भी समझ में आता, चलो आई गिवन यू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई हिम विल काउंटरफॉल टू हर आल्सो, बट हर विल नॉट काउंटरफॉल टू हिम। आई गिवन यू अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ इट। बट केस किसके ऊपर हुआ, आपका सुन के माथा खराब हो जाएगा, बैल और गाय के बीच में, कि ये चीज एप्लीकेबल होगा ही नहीं होगा इन द केस ऑफ गाय एंड बेल, बैल।
कि भैया जो गाय के ऊपर एप्लीकेबल है वो बैल के ऊपर, और बैल के ऊपर जो है वो गाय के लिए एप्लीकेबल हुआ क्या? तो कोर्ट को हाथ जोड़ना पड़ा और बोलना पड़ा क्या? वर्ड्स यूजिंग द मैस्कुलिन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स बट नॉट वाइस वर्सा। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? दिस इज फॉर ह्यूमंस नॉट एनिमल्स। समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज फॉर ह्यूमंस नॉट फॉर एनिमल्स। ठीक है, क्लियर है? मजा आया ना सेक्शन बताओ एक बार के लिए? ठीक है। और सेक्शन नंबर 13 में और क्या लिखा हुआ देखो तो, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर सेंस शैल बी यूज्ड इन द प्लूरल सेंस आल्सो। मतलब कहीं पे अगर लिखा हुआ सब्सिडरी एंड इट हैज गॉट मल्टीपल सब्सिडरी, तो सब्सिडरी विल बी डीम्ड टू बी व्हाट? सब्सिडरी। ठीक है, समझ में आ गया? मस्त, मक्खन क्लियर एकदम मस्त। बताओ एक बार के लिए, झकास, मस्त पढ़ा है ना? ठीक है। तो इसके ज्यादा और क्या इंटरेस्टिंग करेगा इस टॉपिक में भाई हम? ठीक है, सेक्शन 13 बढ़िया लगा ना? भूलेगा नहीं लगता मैं जीवन भर कभी अगर। ठीक है, डन। ओके, सुनो नेक्स्ट। बहुत सिंपल कुछ सेक्शंस है, शुरू करता हूँ। मैं तो यही तक प्लान कर रहा था पढ़ाने का आप लोगों को, टू बी वेरी फ्रैंक। आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, बट इफ यू कैन टॉलरेट बता देना मेरे को। अदरवाइज व्हेन यू फील लाइक नहीं थोड़ा हैवी हो गया भैया, तो मेरे को रोक देना आप लोग। आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आइए क्या लिखा है बताइए। पावर एंड फंक्शनरीज। पावर समझ में आता है, ठीक है। फंक्शनरीज क्या है? फंक्शनरीज का मतलब होता है सरकारी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी इज नोन एज व्हाट? फंक्शनरीज। क्लियर? सेक्शन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे। पावर conferred to be exercisable from time to time। सुनो क्या लिखा हुआ है? पावर, क्या लिखा हुआ है? conferred to be exercisable from time to time। सुनो, अगर मैंने एक बार कोई डिसीजन ले लिया, अगर मैंने कुछ एक बार आपको ऑथोरिटी मिल गया कुछ करने का, वो केवल एक बार रहेगा या चलते रहेगा? आप मुझे बताइए तो। इट विल मूव ऑन फ्रॉम टाइम टू टाइम ना। सर एग्जांपल बताओ। सेक्शन नंबर 469 में दिया हुआ है कि एक्ट के साथ में रूल्स आप बना सकते हो, तो वो केवल एक बार बनेगा या बनते रहेगा? बनते रहेगा, वही लिखा है इसमें। सेक्शन 14 पावर कन्वर्ट, क्या लिखा हुआ है? पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम वो बनता रहेगा, उसको यूज आप कर सकते। इफ एनी पावर इज कन्फर्ड अपॉन एन ऑथोरिटी बाय सेंट्रल लॉ, अगर किसी को ऑथोरिटी दे दिया है, जो कि वो पावर है उसके पास में कि वो लॉ बना सकता है, उसके पास ऑथोरिटी में है, देन दैट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय इट फ्रॉम फ्रॉम व्हाट? टाइम टू टाइम। एग्जांपल क्या दिया है आपका? सेक्शन 469 ऑफ द कंपनीज। चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात? कोई डिफिकल्ट लगा बताइए चीज में। एकदम इजी, कि एक बार अगर आपको अथॉरिटी मिल गया है तो आप टाइम टू टाइम जो है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 15, वेरी वेरी सिंपल सेक्शन, अगेन वेरी सिंपल सेक्शन बता रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो। इफ अ सेंट्रल एक्ट कन्फर्स अ पावर ऑन एन ऑथोरिटी, होगा ठीक है, ये अथॉरिटी है, ठीक है, टू मेक अपॉइंटमेंट्स इन द गवर्नमेंट पोजीशन, देन द अथॉरिटी कैन अपॉइंट बाय, सुनो सुनो, मेरे को अगर किसी को अपॉइंटमेंट करने का है, मुझे कोई डिफरेंट डिवीजन बनाने का है, कोई नया गवर्नमेंट का एक डिवीजन बनाना है मेरे को, स्पेशल डिवीजन बनाना है मेरे को, या फिर कोई भी डिवीजन बनाना है मेरे को, ठीक है, तो आप मुझे बताइए मैं कहाँ कहाँ से अपॉइंट कर सकता हूँ? पहला बात, जो लोग कोई दूसरा डिपार्टमेंट में था या फिर दो ही दूसरा डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसमें से भी मैं इस डिपार्टमेंट में लोगों को ला सकता हूँ या नहीं? आप मुझे बताइए। ये भी एक टाइप का अपॉइंटमेंट है या नहीं? आप मुझे बताइए कि मैंने एक डिपार्टमेंट से उसको दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करा दिया है, शिफ्ट करा दिया, इस डिपार्टमेंट में लेकर आ गया हूं, या फिर मैं नए बंदे भी ला सकता हूं। आई कैन डू व्हाट? फ्रेश अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब भी हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, जिस अथॉरिटी के पास में अपॉइंटमेंट करने का पावर है, वो या तो क्या करेगा? फ्रेश अपॉइंटमेंट करेगा, उसको बोलते हैं नेम। क्या होता है उसको? नेम। नेम मतलब क्या हो गया? फ्रेश अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर लिखा ना अपॉइंट बाय नेम, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ अपॉइंट बाय नेम, उसका मतलब क्या हो गया? फ्रेश अपॉइंटमेंट। और लिखा हुआ वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिस, वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिस का मतलब क्या हो गया? एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट, मतलब पुराने कोई डिपार्टमेंट से आदमी को लेकर आ गया, उसको बोलते हैं हम लोग वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिस। एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी होल्डिंग वन मोर पर्सन। ठीक है, ये पोजीशन, सॉरी, वन मोर पोजीशन, मतलब वो ऑलरेडी दूसरे पोजीशन में है, वहां से हमने उसको लेकर आ गया, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑथोरिटी कैन अपॉइंट बाय हुम, नेम, मतलब क्या हो गया? फ्रेश अपॉइंटमेंट। वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिस का मतलब क्या हो गया? एक्सिस्टिंग से, एक्स ऑफिशियो। समझ में आया? तो कंप्लीटेड टू सेक्शन, सेक्शन 14, सेक्शन 15। टफ लगा कुछ भी? सच्ची बताओ, पक्का ना?
आई कैन मूव अहेड। सेक्शन नंबर 16, अनदर वेरी वेरी सिंपल। अरे जिसके पास में बुलाने का मौका दिया है, जिसको आपने बुलाने का ताकत दिया है कि आओ आओ आओ, आइए आइए पढ़िए, उसको वो निकाल नहीं सकता है। ऑब्वियस सा बात है नहीं, तो इसमें भी ये लिखा हुआ है, जिसके पास में अपॉइंट करने का पावर है उसको सस्पेंड या फिर डिसमिस करने का पावर भी होगा। वही लिखा हुआ है, सिंपल। पावर टू अपॉइंट अंडर द सेंट्रल एक्ट इंक्लूड्स द पावर टू, उसको बताने दरकार नहीं, जहां पे लिखा हुआ ना पावर टू अपॉइंट, दैट इज डीम्ड की इट हैज आल्सो द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। ठीक है, समझ में आया? तो एक्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द पावर to appoint the officers in the high court by the virtue of the constitution. This power also includes to suspend or dismiss. समझ में आया आपको? क्लियर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, जिसके पास में अपॉइंटमेंट का पावर रहेगा उसके बाद निकालने का पावर भी रहेगा। डिफिकल्ट बता का तो सेक्शन नंबर 17 देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द फंक्शनरी, फंक्शनरी मतलब सरकारी ऑफिसर, हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर फंक्शनरी, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूं, मुझे किसी ने रिप्लेस किया, मे बी फॉर रिटायरमेंट और वट एवर इट इज, उसने मुझे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आई बीन रिप्लेस्ड। सब्स्टिट्यूट मतलब समझिए ना, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस्ड। ठीक है, बाय अनदर फंक्शनरी। देन आप मुझे बताइए, जो मेरे पास पावर्स था, जो मेरे ड्यूटीज थे, क्या वो उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? मुझे बताइए, सही बात है या नहीं है? अरे भाई मैं एक पोजीशन में था, आई वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, somebody else now has become the chief commissioner instead of me, so he will also have the same power and privileges or not? The answer is what? Absolutely yes, common sense। ठीक है सर, ये कॉमन सेंस वाली बातें कहाँ लिखी हुई है? जनरल क्लॉजेस में। समझ में आया आपको? देखिए, इफ अ फंक्शनरी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड यानी कि रिप्लेस या फिर सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, प्लीज डोंट यूज द वर्ड रिप्लेस बिकॉज इट इज अ लिटिल नेगेटिव, यूज द वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, बेटर वर्ड है आपके लिए। ठीक है, अनदर फंक्शनरी, और हो सके तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स मत यूज करेगा, फंक्शनरी यूज करेगा बिकॉज इट इज अ मल्टीपल यूज्ड वर्ड। ठीक है, देन द लॉ, दैट इज द powers and the duties applicable to the functionaries also applies to the another functionary। समझ में आया आपको? वही चीज लिखा हुआ है, ऑफिशियल टाइटल जो है वो उसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। डिफिकल्ट, 4 सेशंस कराया मैंने, बहुत ज्यादा इजी होगा मेरे हिसाब से तो ये सब चीज। ठीक है, डन, इतना ही करेंगे आज। इतना ही लिख के लाया था, हमको लगा नहीं था इतना भी करोगे आप लोग, चलो अच्छा है, और लेके आया था, गलती हो गया है ना। आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यू आर ऑलमोस्ट थ्रू, लेट मी जस्ट चेक 1 सेकेंड, आई टेल यू 1 सेकेंड। ओके, 17 का एक डायग्राम है वो मैं लिख देता हूँ, फिर एक सेक्शन बचेगा खाली आपका, तो सक्सेसर्स के बारे में पढ़ेगा आपका सेक्शन 19। हाँ, तो अरे यार, सेक्शन 17 जो था ना, 17 और 17, 18 एंड 19, सिर्फ 3 ही सेक्शन बचा हुआ था इस सेक्शन का, मतलब इस वाले पार्ट का। देन वी हैड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, फिर कुछ अदर प्रोविजंस, यही है बचा हुआ। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली हमको ऐसा लगता तो है कि एक क्लास में हो जाना चाहिए अब तो। ठीक है, 2 सेक्शन और कराने से अच्छा रहता मेरे लिए। मैं खाली वर्बली बता दूं कि आपको, आई एम जस्ट नॉट टेलिंग यू द सक्सेसेस वाला पॉइंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 एक बार बताता हूँ खाली खाली, सेक्शन नंबर 19 सुन लो एक बार के लिए, ऐसे कल बताऊंगा ये आपको, सेक्शन नंबर 19 सुन लो एक बार के लिए। कभी कभी क्या होता है, कोई सबॉर्डिनेट अगर होता है, कोई सबॉर्डिनेट मतलब थोड़ा सा हाई लोअर लेवल, लोअर रैंक में अगर वो रहता है, वो क्या हो जाता है पता है आपको? वो एक बार के लिए हायर ऑथोरिटी में एक बार आ जाता है फॉर द एब्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द अदर पर्सन। एग्जांपल, द प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर अराउंड से 2 months बिकॉज शी इज नॉट वेल। ठीक है, तो उसकी जगह में कमांड कौन ले गया? उनके जगह में कमांड कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ऑब्वियस सा बात है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? 2 महीना के लिए ही विल बी एक्टिंग लाइक द प्रेसिडेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। विल नॉट बी कॉलिंग देम हिम एज द वाइस प्रेसिडेंट, उस समय हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके पास क्या रहेगा? पावर्स क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट क्या वही पावर्स रहेगा जो कि क्या किसका रहता था? प्रेसिडेंट का रहता था। तो ये सेक्शन नंबर 19। और सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट सक्सेसर्स, अगर कोई सक्सीड करता है देन इन दैट केस क्या होगा आपका? ठीक है, बोला चीज है आपका। ठीक है, एक होता है प्रेडिसेसर, एक होता है सक्सेसर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिसेसर?
जो पहले है, और जो अभी है उसको क्या बोलेंगे अपन, सक्सेसर। तो वही चीज जो है पावर एंड ड्यूटीज जो था ना, जो प्रीडिसेसर का था, वो सेम किसको कंटिन्यू होगा, सक्सेसर को, प्रोवाइडेड कि कुछ अलग से लिखा हुआ नहीं है। ये वाला पॉइंट, ये 2 सेक्शन बचेगा आपका, इसके बाद आपका बचेगा कुछ सेक्शंस बचेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड शायद 12 सेक्शंस आई थिंक विल बी दैट, हो जाएगा, ठीक है। लेट मी नो व्हेन इट बिकम्स अ लिटिल हैवी, ठीक है। मैं इस यहाँ तक का आपको शेयर कर देता हूँ एक बार के लिए पीडीएफ को, ताकि आप लोग एक बार लिख लीजिएगा ये वाला पार्ट को। अभी जनरल क्लॉजेस लिखा है क्या आप लोग ने? मैं एक बार पूरा ही पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। स्मूथ है ना याद एकदम? एक बार रीड करना पड़ेगा, हाँ, फाइन नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आप 2-3 बार याद पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो मोस्ट लाइकली आपका कल तक जनरल क्लासेस खत्म हो जाएगा, देन इनकॉर्पोरेशन, देन खत्म। इनकॉर्पोरेशन इज अ वेरी इजी चैप्टर फॉर यू ऑल, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी चैप्टर, कुछ अलग है ही नहीं। कुछ नए फॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे आपको इनकॉर्पोरेशन के वक्त में, दैट्स अबाउट इट। वही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, बड़ा कंफर्टेबल चैप्टर है, एकदम टेंशन वाली बात ही नहीं है उसमें। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, जैसे आज पढ़ा हमने, आपने जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आपने पढ़ लिया, वो चीज है। मतलब इन नो वे आई वांट कि बस पढ़ाने के लिए पढ़ा दूं मैं, आई वांट कि आपके दिमाग में सेट हो जाए प्रॉपर्ली। एंड लॉ में मैंने पूरा यही कोशिश किया है शुरू से लेकर लास्ट तक, कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। दैट इज व्हाई नेवर इवन ट्राइड कि प्रेशर आ गया मेरे को खत्म कराना है, वैसे सिलेबस खत्म कराने के लिए मैं भगा दिया, वो चीज नहीं होता। इसने मुझे कहा इंटरप्रिटेशन हल्का सा फास्ट लग रहा है भैया, मैंने जनरल क्लासेस में बहुत स्लो करा दिया, इसीलिए, क्योंकि दोनों सिमिलर लाइन ऑफ चैप्टर्स है, आई डोंट वांट कि ये रश थ्रू होके जाए। अदरवाइज आई कुड हैव इजीली कंप्लीटेड, इफ यू कैन सी माय स्पीड प्रोसेस, आई कुड हैव इजीली कंप्लीटेड बाय टुडेस क्लास जनरल क्लासेस, अगर देखा जाए तो मेरा नॉट मच, बट आज का एक क्लास, क्योंकि पिछला क्लास में ऑलमोस्ट डेफिनेशंस को ही वापस रिवाइज करा था, एक्सेप्ट 3 और 4 नया न्यू डेफिनेशंस। तो मैं चाह रहा था मैं आज वाला क्लास में खत्म कर सकता था, बट आई फील कि चलो कोई बात नहीं, एक क्लास एक्स्ट्रा ले लो, फिर ढंग से कर लो, बस यही मेरा पॉइंट है। तो आप लोग खाली आज का यही टारगेट रहेगा, आपको खाली नोट्स लिखना है आप लोगों को। नोट्स लिखने के बहाने मैं आपको यही दे रहा हूँ कि यू टेन टू रिकॉल द चैप्टर ऑल्सो। इसके बाद में वो लगता है कि नहीं भैया मेरा लैंग्वेज अच्छा हो गया है काफी, तब आपको मन है तो आप बुक से हल्का फुल्का लैंग्वेज देख सकते हो। मुझे लगता नहीं उतना समय आपके पास में होगा, मेरे हिसाब से खाली आपको इसके बाद क्वेश्चंस कर लो तो काफी रहेगा मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन का। उसी दौरान क्वेश्चंस में ही शायद आपको एक दो कुछ नए चीजें मिल जाए, तो उसके लिए आप उसको रिलेट कर पाओगे, तो आपको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। चलेगा, तो फेमा एब्सोल्युटली क्लियर है, एकदम सॉलिड फेमा। फिर इंटरप्रिटेशन एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा, बट ऐसे समझ में आ गया था। और जनरल क्लॉसेस भी अपना मोस्ट लाइकली कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। कल दिन के टाइम में रखना है क्या आप लोगों का क्लास? तो लिटिल स्टक, मतलब ठीक है, या तो फिर मैं सारे क्लासेस को शाम को ही पुश करता हूँ फिर, इफ आई हैव टू टीच यू ऑन द आफ्टरनून, तो मुझे क्लासेस को फिर पीछे इवनिंग ही पुश करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इवनिंग कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।